हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड सीरीज का पार्ट 21 लेकर। अभी तक हम लोग इससे पहले टोटल 20 पार्ट यानी 20 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ स्टैटिक मॉड्यूल हैं और एक है आत्मनिर्भर भारत। नाबार्ड की एग्जाम की डेट लगभग 22 डिसाइड हो गई है कि इस तारीख में हो सकता है, इसलिए हमने वापस ये सीरीज़ कंटिन्यू कर दी है। और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि 1-2 दिन में हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है। ठीक है, देखिए ये 21वां पार्ट है। कल शायद आपका 22वां पार्ट आ जाए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और उसके अलावा मुझे कुछ स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट करवाने हैं। जैसे आपका सॉइल मैनेजमेंट, मतलब सॉइल्स के रिगार्डिंग पार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो एग्री इकोनॉमी करके एक पार्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो पार्ट भी अपलोड करना है। देखिए मैं जो मिस्टेक करता हूँ, और ये मैं कई बार भी कह चुका हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरा इंटेंशन नहीं होता कि मैं मिस्टेक करूँ ही, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें मिस्टेक करने का। प्रीवियस वीडियो में कन्फ्यूज़न की वजह से मुझसे एक मिस्टेक हो गई। जो आपको मैंने पढ़ाया था ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो मैंने आपको बताया था ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होता है, मैंने आपको ये बता दिया था। हालांकि ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में इंसीड ने जारी किया था। और मैंने वहाँ पे क्या पढ़ाया था, इंसीड के साथ मिलके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। तो प्लीज़ आप इस मिस्टेक को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, डाउट को, और करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को इंसीड द्वारा जारी किया गया था। इसमें गूगल और कई संस्थाएं इंसीड की मदद कर रही थी। हालांकि आप इंसीड याद रखिए कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंसीड ने जारी किया। इंडिया की रैंक मैंने आपको बढ़ाई थी 72nd, जो कि लास्ट ईयर 80 से 8 यानी 8 प्लेसेस का सुधार हुआ है इंडिया की रैंक में। और टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था। तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी किससे रिलेटेड है? तो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है वहाँ पे अमित लिखा हुआ है। मुझे अपना नाम लेना बहुत पसंद है। खैर, आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ दोबारा भेज दूंगा, लेकिन बहुत छोटी सी मिस्टेक है तो आप देख सकते हैं। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी, इसको 2018 में बनाया गया था। तो आप सोचेंगे 2018 में बनाया गया था तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने रिपोर्ट जो है फरवरी 2020 में सबमिट की। इनकी रिपोर्ट का मेन काम ये था कि ये देखना था कि प्रिजन्स की कंडीशन क्या है और कैसे उनकी कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के कुछ फैक्ट निकल के आए। एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इंडिया की प्रिजन्स हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड हैं, यानी जो उनकी सैंक्शन लिमिट है उससे ज़्यादा लोग उन प्रिजन्स में रह रहे हैं। इंडिया की जो प्रिजन्स हैं उनकी टोटल सैंक्शन लिमिट है 3.83 लाख, और इसमें प्रिजनर्स कितने हैं? 4.68 लाख। तो आप देख सकते हैं लगभग 1.25 का रेशियो चल रहा है हर प्रिजन में। उसके अलावा जस्टिस अमिताभ रॉय ने बताया कि जो सबसे ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड प्रिजन्स हैं वो यूपी की हैं। टोटल 7 स्टेट के विषय में बताया इन्होंने, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड प्रिजनर्स हैं। और इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण इन्होंने बताया अंडर ट्रायल, जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं जिन पे सजा नहीं हुई होती है, उनको जो प्रिजन्स में रखा जाता है वो इसका मेन कारण है। तो आप देखिएगा, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी, ओवर ऑक्यूपाइड प्रिजन्स, 3.83 लाख सैंक्शन, और टोटल प्रिजनर्स कितने हैं? 4.68 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंक बतानी है आपको, इसमें क्या है? तो इस बार इंडिया की रैंक है 40वीं रैंक है इंडिया की 2020 के आईपी इंडेक्स में। कितने? आईपी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 40। 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो इंडिया की रैंक थी 2019 में 36, यानी इंडिया को 4 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। देखिए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका एक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। आप ये कह सकते हैं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। टॉप किसने किया है आईपी इंडेक्स 2020 में? तो यूएसए ने टॉप किया है, सेकंड है यूके और थर्ड है फ्रांस। पर्पस क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करने का? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनका रखरखाव मैनेजमेंट कैसे होता है या उनके लिए क्या कानून है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो इंडिया की रैंक आईपी इंडेक्स में 40 है। देखिए, जो आईपी इंडेक्स है इस बार उसका 8th एडिशन जारी हुआ है, 8वां एडिशन। टोटल 53 ग्लोबल इकोनॉमीज को इसमें कवर किया गया है और 50 इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है उन इकोनॉमीज का एनालिसिस करने के लिए। आपसे एग्जाम में पूछ लें कि इंडिया में आईपीआर पॉलिसी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कब आई थी? 2016 में आई थी, आप देखिएगा। तो उस समय जब आई थी उसके बाद ये आईपी इंडेक्स में हमारी वैल्यू ऊपर गई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों नीचे आ गई है। तो आप देखिएगा आईपी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो रिसेंटली 22nd एडिशन हुआ है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का, ये कोची में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप देखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में IISS भी कहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। इस बार का थीम क्या था? ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। क्या? ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, ये था IISS 2020 का थीम। इसके पहले जो 21st एडिशन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का, वो कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। आप याद रखिएगा। देखिए, जो IISS है ये एक बाई एनियल इवेंट है, यानी हर 2 वर्ष पे होता है। मतलब कि 21st वाला आपका 2018 में हुआ होगा गोवा में, अब 22nd आपका 2020 में कोची में हुआ। तो आप याद रखिएगा, 2 वर्ष पे होता है IISS। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया इस बार? तो जैसे आपका एपिडा है, वैसे ही मरीन फिशरीज के लिए MPEDA है, यानी MPEDA। इसका फुल फॉर्म क्या है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने और उसके साथ SEAI यानी सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या? सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर ये इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो को ऑर्गेनाइज किया। जो MPEDA है उसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है। जैसे आपका एपिडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, वैसे ही एमपीडा भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। हालांकि जो SEAI है ये अलग से एक एसोसिएशन है, कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में सॉरी। इन दोनों लोगों ने मिलकर 22nd एडिशन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का ऑर्गेनाइज किया कोची केरल में। थी मैंने आपको बता दिया, ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट लैंड लॉर्ड मॉडल बेस्ड पोर्ट किस स्टेट में डेवलप हो रहा है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट है जो इंडिया का फर्स्ट लैंड लॉर्ड मॉडल बेस्ड पोर्ट है। ये लैंड लॉर्ड मॉडल बेस्ड पोर्ट होता क्या है? इसमें 2 लोग जो है भागीदार होते हैं, एक हमारी गवर्नमेंट होती है और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का काम होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है पोर्ट का, वो गवर्नमेंट के पास होता है लैंड लॉर्ड मॉडल में, और जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। ये होता है आपका लैंड लॉर्ड मॉडल। देखिए, वाधवन पोर्ट को बनाने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ट्रस्ट है ये, वो जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगा, उसके द्वारा इस वाधवन पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। तो वाधवन पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का जो सालाना भार है उसको भी कम करने का काम करेगा, और इंडिया का फर्स्ट लैंड लॉर्ड मॉडल पोर्ट है। आप देखिएगा, इंडिया में इस समय कितने मेजर पोर्ट हैं? तो 12 मेजर पोर्ट हैं। हालांकि जब ये आपका वाधवन बन जाएगा तो 13 मेजर पोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया और अफ्रीका के बीच लखनऊ डिक्लेरेशन साइन हुआ है। आपको बताना है लखनऊ डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो लखनऊ डिक्लेरेशन डिफेंस से संबंधित है। डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया और अफ्रीका की 50 कंट्रीज यानी 50 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में एक लखनऊ डिक्लेरेशन साइन हुआ है। जिन लोगों ने डिफेंस एक्सपो इस बार पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, उनको पता होगा इस बार लखनऊ में डिफेंस एक्सपो जो है सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। डिफेंस एक्सपो जो इस बार लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ, ये उसका 11th एडिशन था। 10th एडिशन कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था 10th एडिशन। ये भी एक बाई एनियल इवेंट है, यानी हर 2 वर्ष में होता है। 2018 में चेन्नई में 10th एडिशन हुआ था, अब 11th एडिशन 2020 में लखनऊ में हुआ है, और इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो था और पहली बार नॉर्थ इंडिया में हुआ था ये। इस बार के डिफेंस एक्सपो का थीम क्या था? थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और फोकस क्या था? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। ये था फोकस इस बार के डिफेंस एक्सपो का। इस बार डिफेंस एक्सपो में टोटल 1028 यानी 1028 से अधिक डिफेंस कंपनीज ने पार्ट लिया। और उसके अलावा ये आप जरूर याद रखिएगा कि डिफेंस एक्सपो को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें इस बार यूपी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। तो आप याद रखिएगा, 11th डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ, उसी दौरान लखनऊ डिक्लेरेशन साइन हुआ इंडिया और अफ्रीका के बीच में डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, इसके तहत प्रत्येक वर्ष स्टूडेंट को कितने की स्कॉलरशिप दी जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 6000 की स्कॉलरशिप दी जाती है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। इसमें क्या होता है? 500 पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है। देखिए, 2008 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा, MHRD मिनिस्ट्री द्वारा। पर्पस क्या था?
8th क्लास के बाद जिन बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं यानी फिर मेरिट वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद 8 से लेके मतलब कि 9 से लेके 12 तक वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें, इसलिए उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि उनकी फैमिली की एनुअल इनकम 1.5 लाख यानी 1,50,000 से कम होनी चाहिए, तभी आपको नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा मिलेगा। और इसके लिए वैल्यूएशन स्टडी कौन करता है, तो NIEPA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा वैल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट का, तब आपको 6,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के तहत। देखिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2008 में लॉन्च की थी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में विजिलेंस विंग स्थापित करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है, तो रिसेंटली केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने हेल्थ डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस विंग यानी निगरानी दस्ता नियुक्त किया है। इस विजिलेंस विंग का काम क्या होगा, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं यानी सरकारी डॉक्टर वो अलग से जो है प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, इस पर निगरानी रखेगा ये विजिलेंस विंग। खास बात यह है कि इस विजिलेंस विंग का जो हेड होगा वो कोई डॉक्टर नहीं होगा, वो होगा एक पुलिस ऑफिसर। तो आप देखिएगा केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने डॉक्टर्स पर निगरानी रखने के लिए एक विजिलेंस विंग स्थापित किया है। यह क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल डी वार्मिंग डे वर्ष में कितनी बार ऑब्जर्व किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 बार नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है, फरवरी और अगस्त इन दोनों महीने की 10 तारीख को। तो फरवरी और अगस्त दोनों महीने की 10 तारीख को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। पर्पस क्या है, पर्पस है 1 से लेके 19 यानी 1 to 19 इस एज के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे लोग होंगे उन सभी को एल्बेंडाजोल एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है। पर्पस क्या होता है, जो इंटेस्टिनल में हमारे वर्म पाया जाता है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज STH कहते हैं इसको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज, इनको समाप्त करने के लिए इनको मारने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर STH आपके इंटेस्टिनल में यानी आंतों में है तो आप कुपोषित रह सकते हैं, आपका पोषण सही से नहीं होगा। तो कुपोषण से बचाने के लिए हर वर्ष 10 फरवरी को और 10 अगस्त को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। इस दिन एल्बेंडाजोल टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में प्रत्येक वर्ष 14 वर्ष की आयु तक के लगभग 22 करोड़ बच्चे ये STH से प्रभावित होते हैं यानी सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज से प्रभावित होते हैं। तो इसको समाप्त करना बहुत जरूरी था, इसलिए 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जा रहा है। ये 3 तरह के सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज होते हैं, एक होता है आपका राउंड वर्म, दूसरा होता है आपका विप वर्म, तीसरा होता है हुक वर्म। तो 3 तरह के STH होते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज, राउंड वर्म, विप वर्म और हुक वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IEPF किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेटअप किया गया था, तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म जब पता होगा तभी आप लगा पाएंगे कि IEPF क्या है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है। आप याद देखिएगा IEPF मतलब इसमें ऐसे कोई भी जो आपके डिपॉजिट हो या फिर पेनल्टी हो या क्लेम हो जिन पर 7 वर्ष तक कोई भी क्लेम न लाया गया हो। आप सभी को पता है कंपनियां खुलती हैं, बंद होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, बंद होता है, तो उस दौरान कुछ डिपॉजिट ऐसा रह जाता है जिस पे क्लेम नहीं आता है कि उसको वापस करना है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारा डिपॉजिट जो 7 वर्ष तक क्लेम न किया गया हो ये IEPF में चला जाता है, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में ये चला जाता है, वहाँ से IEPF में यूज होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के तौर पर। देखिए IEPF कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है और इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी 2016 में सेटअप की गई थी। ये भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत सेटअप की गई थी। इसका हेड कौन होता है, तो जो भी कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी होता है वही इसका हेड होता है यानी चेयरमैन होता है। इस समय कौन है, तो पहले इंजीती श्रीनिवास है, फिर रिटायरमेंट हो गया उनका कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी के तौर पे, तो अब बने हैं राजेश वर्मा जी, जो IEPFA है इसके चेयरपर्सन राजेश वर्मा जी बने हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन को UNHCR ने लॉन्च किया था, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजीज
इसने लॉन्च किया था। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि जो रिफ्यूजीज होते हैं, सपोज करिए सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में, ये रिफ्यूजीज अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अपनी जान बचाने के लिए और सिक्योर प्लेस की तलाश में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसलिए 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन भी लॉन्च किया था। इसमें यह कहा गया था कि आप लोग भी कंबाइन करके, कोई 10 किलोमीटर चले, कोई 1 किलोमीटर चले, आप चल के देखिए और उन रिफ्यूजीज की तकलीफ को महसूस कीजिए। इसीलिए 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन UNHCR द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप याद रखिएगा। बात करें UNHCR की तो 1950 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनीवा में है। इसको UN ह्यूमन राइट्स कमीशन से कंफ्यूज मत करिएगा, सिर्फ H का फर्क है इधर उधर। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन ऑफ रिफ्यूजीज, इन्होंने जो है 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कावेरी डेल्टा जोन को PSAZ यानी प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित किया है? तो जिनको ज्योग्राफी की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी उनको पता होगा कि कावेरी डेल्टा कहाँ आता है। रिसेंटली तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा जोन को PSAZ यानी प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित किया है। ये कावेरी डेल्टा तमिलनाडु के 8 जिलों में यानी 8 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। वहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन घोषित कर दिया गया है। अब क्या होगा, नॉन एग्रेरियन एक्टिविटीज़ जो होंगी या नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे। अब कावेरी डेल्टा का यूज़ सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए किया जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट रन करने जा रही थी कावेरी डेल्टा रीजन में, लेकिन क्योंकि अब ये प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित हो गया है तो यहाँ पर केंद्र सरकार अपना हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो कावेरी डेल्टा आप सभी को पता है कि वो राइस का कटोरा क्या चावल का कटोरा कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइड एक्ट किस वर्ष पास किया गया? तो इंसेक्टिसाइड एक्ट को 1968 में पास किया गया था। आप सभी को पता है 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया था। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1968 में इसको मैनेज करने के लिए, जो क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान आपकी इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशकों का यूज़ बढ़ गया था, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ गया था, तो उनको मैनेज करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड एक्ट पास किया गया था 1968 में। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा महाराष्ट्र में कई किसानों की जान चली गई है पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों का छिड़काव करते हुए। तो अब एक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल लाया जा रहा है जो इंसेक्टिसाइड एक्ट में संशोधन करेगा 1968 के, और नए एक्ट का नाम होगा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट 2020। तो आप देखिएगा रिसेंटली गवर्नमेंट पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट पास करने जा रही है जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में संशोधन कर देगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्रोविजन ऐड किए गए हैं। पहली बात तो अगर फार्मर्स को लॉस होता है कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान तो कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को प्रमोट किया जाएगा, जो नीम से बनता है, आपका काऊ डंग से बनता है, उस पेस्टिसाइड को भी प्रमोट किया जाएगा नए एक्ट में। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लें कि मैक्सिमम पेस्टिसाइड को यानी कि पेस्टिसाइड को यूज़ करने वाला इंडिया का नंबर 1 स्टेट कौन है, तो महाराष्ट्र। सेकंड है आपका यूपी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइबल एरियाज में 100% टीचर्स वैकेंसी को ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रिजर्व करने वाला इंडिया का कौन सा स्टेट बन गया है? तो इंडिया का पहला स्टेट बन गया है आंध्र प्रदेश। इसने ट्राइबल एरियाज में 100% टीचर्स वैकेंसी को ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया है। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया इनको, क्योंकि आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा रखी थी। अगर कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो आपको 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं देना है। और ये लिमिट कौन से जजमेंट में लगाई थी? इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य 1992 के जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी 50% रिजर्वेशन वाली। आप सभी को पता है 15 शेड्यूल में जो एरियाज है, शेड्यूल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर उनके लिए जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को 15 शेड्यूल में बताया गया है संविधान की। तो आप देखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा छोड़कर, तो आंध्र प्रदेश उन राज्यों में आता है, उन 4 राज्यों के अलावा। इसीलिए इसने ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटी को 100% टीचर वैकेंसी के लिए रिजर्व कर दिया है। आप देखिएगा। यह क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत पर पर्सन पर डे कितना वाटर डिसाइड किया गया है? तो हम लोग जल जीवन मिशन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 2024 तक सभी घरों में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। इस जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष पर पर्सन पर डे 55 लीटर का टारगेट रखा गया है। यानी जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर वाटर, पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा पर पर्सन पर डे। आप इतना रखिएगा। देखिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें जो स्पेशल स्टेट हैं उनको 90-10 के रेशियो में फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी और जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनको 50-50 के रेशियो में। देखिए इसमें सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर अलग अलग बॉडीज़ बनाएंगी
इस जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सभी को पता है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 3.6 लाख यानी 3,60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था जल जीवन मिशन के लिए। हालांकि हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 15th फिनांस कमीशन से 82,000 करोड़ और मांगे हैं जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। जल जीवन मिशन हम लोग 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने इंडिया को जीएसपी लिस्ट से बाहर करने का या फिर नॉट कवर यानी जीएसपी लिस्ट में नहीं कवर करने का डिसीजन लिया है? तो आप सभी को पता है यूनाइटेड स्टेट एक जीएसपी लिस्ट जारी करता है यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके तहत वो डेवलपिंग कंट्रीज जो यूएसए के लिए एक्सपोर्ट करती हैं उसमें उन पर टैक्स नहीं लगाता ताकि वो अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकें। तो यूएसए का कहना है इंडिया अब डेवलपिंग कंट्री नहीं रह गया है। तो यूएसए का जो यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसने इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ने जीएसपी लिस्ट से इंडिया को बाहर कर दिया है। हालांकि इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता था उस टोटल एक्सपोर्ट का मात्र 12.1% यानी 12.1% ही जीएसपी के तहत आता था। लगभग ये होता है $5 बिलियन के आसपास। बाकी सारा इंडिया जो है नॉन जीएसपी लिस्ट के तहत एक्सपोर्ट करता था। तो आप देखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें जो यूनाइटेड स्टेट्स का जीएसपी है यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, क्या इसको WTO से मान्यता प्राप्त है? तो जी हाँ, 1998 में WTO का एक सिस्टम साइन हुआ था, नाम था उसका SCM यानी सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। इसके तहत यूएसए जो है जीएसपी को रन कर रहा है। देखिएगा, तो WTO के सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स जो कि 1998 में आया था उसके तहत जीएसपी को रन किया जा रहा है यूएसए द्वारा। अब इंडिया को बाहर कर दिया है तो 6 मंथ का टाइम लगेगा यानी कि नोटिस पीरियड 6 मंथ का है जीएसपी से बाहर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट 2020, इसमें कितने ग्लोबल रिस्क बताए गए हैं? तो इसके पहले हम लोग क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो लास्ट टाइम पढ़े थे उसमें 5 रिस्क बताए गए थे, टॉप 10 रिस्क बताए गए थे, जिसमें 5 रिस्क सिर्फ क्लाइमेट से रिलेटेड थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था, WEF द्वारा शायद वो रिपोर्ट जारी की गई थी। अब ये जो फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट 2020 है इसमें भी 5 ग्लोबल रिस्क बताए गए हैं और वो 5 ग्लोबल रिस्क आप नोट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, बायोडाइवर्सिटी, फूड क्राइसिस और वाटर क्राइसिस। ये 5 ग्लोबल रिस्क बताए गए हैं आपकी फ्यूचर ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? तो साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस, दिवेचा सेंटर का साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसने IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर द फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसमें टोटल 5 ग्लोबल रिस्क बताए गए हैं और हम पढ़ चुके हैं 5 ग्लोबल रिस्क क्या हैं, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, बायोडाइवर्सिटी लॉस या फूड क्राइसिस और वाटर क्राइसिस। ये 5 ग्लोबल रिस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, आपको बताना है ये किस मिनिस्ट्री में आता है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो इलीगल ड्रग ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी होम मिनिस्ट्री के तहत स्थापित की गई थी। रिसेंटली बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी ड्रग ट्रैफिकिंग पर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। ड्रग ट्रैफिकिंग पर ये बिम्स्टेक की 5th कॉन्फ्रेंस थी। आप देखिएगा, देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो ग्लोबल जो आपके ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो गोल्डन क्रेसेंट एक ग्रुप है। गोल्डन क्रेसेंट ये एक एरिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है। और दूसरा एरिया है गोल्डन ट्राइंगल जिसमें साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देश आते हैं। तो ये मोस्ट ड्रग ट्रैफिक एरिया है वर्ल्ड के, इनको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल नाम दिया गया है। आप देखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल किससे रिलेटेड है और उसमें आपको गोल्ड दिया जाए ऑप्शन में तो आप गलत लगा सकते हैं, इसलिए ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। आप देखिएगा, तो बिम्स्टेक की 5th कॉन्फ्रेंस कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ऑर्गेनाइज की गई नई दिल्ली में। आप देखिएगा, और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से जितनी भी कंट्री संबंध रखती हैं वो सभी बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। आप सिंपल सा देख लीजिए, भारत तो हो ही जाएगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, फिर नेपाल हो जाएगा क्योंकि उसका भी एक्सपोर्ट होता है, फिर भूटान हो जाएगा क्योंकि उसका भी एक्सपोर्ट होता है, फिर बांग्लादेश हो जाएगा उसका भी एक्सपोर्ट होता है, फिर श्रीलंका हो गया। ये 5 2 कंट्री हो गई। उसके बाद 2 कंट्री कौन सी है? ये 5 कंट्री हो गई हमारी इंडिया से रिलेटेड, और 2 कंट्री हैं थाईलैंड और म्यांमार। ये हैं बिम्स्टेक का पार्ट। आप देखिएगा, यह क्वेश्चन है नेशनल गंगा काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन होते हैं?
तो नेशनल गंगा काउंसिल के हमेशा चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो पीएम मोदी इसके चेयरपर्सन है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नेशनल गंगा काउंसिल की फर्स्ट बैठक कहाँ हुई थी, तो 2019 में कानपुर में नेशनल गंगा काउंसिल की फर्स्ट बैठक हुई थी। और इसी दिन अनाउंस किया गया था कि हमें नमामि गंगे को अर्थ गंगा में बदलना है। ये अर्थ जो है संस्कृत का अर्थ है, आप देखिएगा अर्थ जो है ये संस्कृत का अर्थ है। संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है धन, यानी इकोनॉमिक फेवर्स के विषय में बात कर रहे हैं ये। तो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट क्या है? अर्थ गंगा प्रोजेक्ट ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ गंगा और इसके कोस्टल एरियाज में डेवलप की जाएंगी, बनाई जाएंगी, जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो नमामि गंगे को अर्थ गंगा के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपसे क्यों पता है? नेशनल वाटर वे 1 हमारे गंगा नदी से रिलेटेड है। कहाँ से? प्रयागराज से लेके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक ये नेशनल वाटर वे 1 बनाया गया है। तो आप इतना देखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ ले नेशनल गंगा काउंसिल इसको किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नेशनल गंगा काउंसिल स्थापित की गई। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि नेशनल गंगा प्लान कब आया था, तो ये भी 1986 के आसपास आया था। आपको याद होगा वो मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली, तो वो मूवी देखने के बाद नेशनल गंगा एक्शन प्लान आया था इंडिया में। आप सोचिए, मूवी देख के हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपायरी ऑन व्हील्स ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो नितिन गडकरी ने अपायरी ऑन व्हील्स लॉन्च की है। देखिए एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अपायरी ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी है। ये अपायरी क्या होते हैं? देखिए अपायरी कुछ बॉक्सेस होते हैं जिसमें लिविंग बीज को यानी जीवित मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जाता है। तो अपायरी एक तरह के बी बॉक्सेस होंगे जिनको नीचे व्हील लगे होंगे, तो अपायरी ऑन व्हील हो गया। ये उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। एक अपायरी ऑन व्हील की कैपेसिटी कितनी होती है? 20 लिविंग बी बॉक्स की कैपेसिटी होती है एक अपायरी व्हील की, यानी एक अपायरी पे आप 20 बॉक्सेस ले जा सकते हैं। और ये जो डिजाइन किया गया है अपायरी ऑन व्हील्स, इसको डिजाइन किसने किया है? तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपायरी ऑन व्हील्स को डिजाइन किया है। आप देखिएगा तो KVIC ने 2017 में हनी मिशन लॉन्च किया था। बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए ये हनी मिशन लॉन्च किया था। अब हनी मिशन के पार्ट के रूप में ही अपायरी ऑन व्हील्स भी लॉन्च कर दिया है हमारे नितिन गडकरी जी ने। देखिए इसको डिजाइन किया है KVIC ने। और KVIC कब स्थापित हुआ था? तो KVIC एक्ट 1956 के तहत अप्रैल 1957 में KVIC को स्थापित किया गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देखिए मैंने वो PDF डिलीट कर दी है पुरानी वाली, क्योंकि उसमें मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही थी। तो नई PDF मैं अपलोड कर दूंगा आपके लेक्चर के बाद ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी जो कि डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म है, इसको बैन करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बन गया है? तो रिसेंटली नीदरलैंड ने सीरी एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म था, सीरी का फुल फॉर्म था सिस्टम रिस्क इंडिकेटर, इसको बैन कर दिया है। वो एप्पल वाला सीरी नहीं है, आप देखिएगा, ठीक है। इसको नीदरलैंड गवर्नमेंट ने सीरी को इस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया था कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, बैंक फ्रॉड करते हैं, और साथ ही साथ जो लोग साइबर बुलिंग करते हैं उन पे निगरानी करने के लिए नीदरलैंड गवर्नमेंट ने सीरी को लॉन्च किया था। लेकिन नीदरलैंड की कोर्ट ने ये कहते हुए सीरी को बैन कर दिया कि ये डाटा प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। आपको याद होगा हमारे यहाँ आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ कुछ ही गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। सेम वैसा ही जो फैसला दिया है नीदरलैंड के कोर्ट ने, लेकिन वहाँ पे सीरी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला नीदरलैंड वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने किसी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आप इतना देखिएगा, नीदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स ने इस सीरी को 2014 में डेवलप किया था, तभी से सीरी पर बवाल मचा पड़ा था। सीरी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम रिस्क इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास बिल। इसमें एक प्रोविजन लाया गया है कि अगर सर्टेन लिमिट से ऊपर फ्रॉड है या रिकवरी करनी है तो आप सर्च और सीजर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपको बताना वो लिमिट क्या है। तो जो विवाद से विश्वास बिल लाया गया है, ये डायरेक्ट टैक्सेस के जितने भी विवाद हैं उनको निपटाने के लिए फिनांस मिनिस्ट्री ने ये बिल पास करवाया था। इसमें क्या है, अगर 5 करोड़ से ऊपर रिकवरी है, 5 करोड़ या उससे ऊपर, तो आप किसी भी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकते हैं और सर्च एक्टिविटीज कर सकते हैं, उससे नीचे के लिए नहीं। तो आप देखिएगा जो विवाद से विश्वास बिल है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए लाया गया है, उसमें 5 करोड़ या उससे ऊपर की रिकवरी के लिए सर्च एंड सीजर एक्टिविटीज का प्रोविजन है। विवाद से विश्वास बिल डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, आप देखिएगा, इनडायरेक्ट के लिए नहीं। इनडायरेक्ट के लिए एक आया था सबका विश्वास स्कीम, 2019 में एक स्कीम आई थी सबका विश्वास स्कीम। ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो स्कीम लगी थी, इससे लगभग 1,89,000 करोड़ यानी 1,89,000 करोड़ का फायदा हुआ था गवर्नमेंट को, आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है, टॉक्सिक एयर द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिसेंटली ग्रीन पीस
ग्रीन पीस ने टॉक्सिक एयर द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट जारी की। एक्चुअली ग्रीन पीस का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन का ऑफिस है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। हालांकि आपको साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस नहीं देंगे एग्जाम में, आपको ग्रीन पीस ही पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। 2018 से ग्रीन पीस ने ये रिपोर्ट जो है जारी करना स्टार्ट किया था। इस रिपोर्ट में पहली बार, जो 2020 का एडिशन है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एयर पोल्यूशन के इकोनॉमिक लॉसेस का भी एनालिसिस किया गया है। जो टॉक्सिक एयर द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिपोर्ट है, इसमें पहली बार हुआ है कि एयर पोल्यूशन से जो इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं उनका भी एनालिसिस किया गया है। और ख़ास बात ये इस रिपोर्ट की ये है कि इसमें सिर्फ एयर पोल्यूटेंट, जो ऐसे एयर पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे नुकसान कर सकते हैं, उनका ही एनालिसिस किया जाता है, बाकी सभी का नहीं। क्लाइमेट चेंज इन सब का एनालिसिस नहीं किया जाता है। कुछ एयर पोल्यूटेंट की बात करें जैसे PM 2.5, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, तो सिर्फ इनका ही एनालिसिस किया जाता है इस रिपोर्ट में। यहाँ पे देखिएगा कुछ फाइनेंशियल लॉसेस की बात कर लेते हैं जो आपका टॉक्सिक एयर द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इकोनॉमिक लॉसेस ही पूछेंगे। देखिए इन्होंने कहा है अपनी टॉक्सिक एयर द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट में कि वर्ल्ड को यानी ग्लोबल GDP में एयर पोल्यूशन की वजह से 3.3% का लॉस होता है। अगर इसको कन्वर्ट करें तो पर डे ऑल ओवर वर्ल्ड को $8 बिलियन का नुकसान होता है। कितना? $8 बिलियन का नुकसान होता है। और साथ ही साथ पर डे लगभग 12,000 लोगों की मौत भी हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। अब इंडिया के प्रोस्पेक्टस में देखते हैं कि एयर पोल्यूशन का इंडिया पे क्या नुकसान होता है। तो इंडिया को अपनी टोटल GDP का 5.4% नुकसान होता है। मैंने पहले जो बात की थी वो पर डे की बात करी थी, यहाँ पे ईयरली बात कर रहा हूँ। तो इंडिया को 5.5% GDP का नुकसान होता है। अगर ईयरली बात करें तो लगभग 150 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। कितना? 150 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस होता है इंडिया को एयर पोल्यूशन के चलते। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें मैक्सिमम लॉस किसको होता है एयर पोल्यूशन के चलते, तो चाइना को वर्ल्ड में मैक्सिमम लॉस होता है। सेकंड नंबर पे USA और इंडिया थर्ड नंबर पे है मैक्सिमम इकोनॉमिक लॉस के चक्कर में, आप नया रखिएगा। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है जो प्री टर्म बर्थ होती है, यानी बच्चे के जन्म से पहले उसका जन्म हो जाता है, तो ग्लोबली लगभग 2 मिलियन ऐसे बच्चे होते हैं जिनका समय से पहले जन्म हो जाता है PM 2.5 के कारण। ये पार्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूशन होता है 2.5, उसके कारण टोटल वर्ल्ड में 2 मिलियन लगभग 20 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले होता है। इसमें इंडिया में ही 9,81,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका समय से पहले जन्म होता है। और इसका कारण क्या है? PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ये एनालिसिस टॉक्सिक एयर द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट से था। ग्रीन पीस का साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो ऑफिस है वो इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ये किस मिनिस्ट्री के ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया था? तो 2 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन 2 मिनिस्ट्रीज ने नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। तो आप देखिएगा इन दोनों के मिनिस्टर कौन है? तो इसकी हैं आपकी हरसिमरत कौर बादल जी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। और इसकी कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, उनके MHRD मिनिस्टर भी रह चुकी हैं वो, स्मृति ईरानी जी। उन पर बॉल मचा था कि डिग्री नहीं है फिर भी, लेकिन हालांकि हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है डिग्री होने का, इंसान समझदार होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की। पर्पस क्या है? ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या था इसका? थीम था अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। क्या? अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल, ये इसका थीम था। ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 3 तरह के बिजनेस मॉडल सजेस्ट किए गए। एक्चुअली बिजनेस मॉडल 3 तरह के ही होते हैं, लेकिन एक बिजनेस मॉडल ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करे, ये बिजनेस मॉडल ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। अब मैंने जब बोल दिया कि 3 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर और तीसरा होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये 3 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। ऑर्गेनिक फूड की या ऑर्गेनिक की कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया 9th लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड का, आप नया देखिएगा। अगर बात करें कंट्री में तो वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक है। क्या नाम है उसका? सिक्किम वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, आप इतना याद रखिएगा। इंडिया में 2016 से लेके 20 के बीच में, 2016 से लेके 2020 के बीच में टोटल ऑर्गेनिक फूड सेक्टर की ग्रोथ 10% पर ईयर रही, यानी ऑर्गेनिक फूड सेक्टर 10% के हिसाब से बढ़ा पिछले 5 वर्षों में। उसके अलावा इंडिया का ऑर्गेनिक सेक्टर विजन रहा है, विजन 2025। इसके तहत ये है कि इंडिया का ऑर्गेनिक मार्केट 2025 तक 75,000 करोड़ होना चाहिए। कितना? 75,000 करोड़। तो इंडिया ऑर्गेनिक सेक्टर विजन 2025 के तहत इंडिया का ऑर्गेनिक मार्केट 75,000 करोड़ का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिम्स्टेक की सेकेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी DMEX ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि हम डेली करंट अफेयर्स में इसको पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन मेंस के लिए ये सीरीज है तो दोबारा जो है कवर कर रहे हैं हम इसको। तो बिम्स्टेक की सेकेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को उड़ीसा में कंडक्ट किया गया था। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में एक रामचंडी करके बीच है, वहाँ पर इस बिम्स्टेक की सेकेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसने इसको कंडक्ट किया था। इनॉग्रेशन किसने किया था? तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिनिस्ट्री नित्यानंद राय, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था इसका। जो ये सेकेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज थी बिम्स्टेक की, इसका फोकस क्या था? तो फोकस था हेरिटेज स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। डिजास्टर के दौरान जो हेरिटेज होती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, तो हेरिटेज स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इसका फोकस था इस बार की बिम्स्टेक की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का। फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज ऑफ बिम्स्टेक कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी, और वो भी इंडिया में ही हुई थी, आप देखिएगा। तो सेकेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज बिम्स्टेक की ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड डे किस डेट को ऑब्जर्व किया है? तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों इंक्लूड किया। सॉइल हेल्थ कार्ड डे प्रत्येक वर्ष 9 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ने अपने टोटल 5 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। कब ये स्कीम लॉन्च की गई थी? तो 19 फरवरी 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। राजस्थान के सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की थी। इसमें ये जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इसको इंप्लीमेंट करता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। आप याद रखिएगा। बात करते हैं जिस वजह से ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। ये हम लोग पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं, और एक बार मैंने आपको पढ़ाया था कि हर 3 वर्ष में सॉइल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तब एक भाई ने कमेंट भी किया था कि सर ये ऐसा है, तो मैंने उनको एक लिंक भेजा था जिसमें ये लिखा था कि हाँ 3 वर्ष। अब मैंने वापस फरवरी में जब ये न्यूज़ कवर की तो वहाँ पे लिखा था 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष पे सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब मैं खुद ही कंफ्यूज, मैं क्या मतलब कि सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक बार जो आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट है उस पर 3 वर्ष लिखा है, वो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो FQA डिस्कशन होता है उसमें बताया गया है, और जो PIB आई है उसमें बताया है 2 वर्ष। तो आप 2 वर्ष ही सही मानिएगा, यानी वो भाई साहब जो मुझसे बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि 2 वर्ष में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया। और बाकी जो करंट इसका सिनेरियो था वो डिस्कस करना था। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 2 वर्ष पे इशू किए जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड 2 फेजेस में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक फेज हुआ था 2015 से 17 के बीच में, उस दौरान टोटल 10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दूसरा फेज हुआ था 2017 से 2019, इस दौरान 11.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो दोनों फेज में कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये आप नोट कर लीजिएगा। हर 2 वर्ष के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल 12 यानी 12 न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का जो है आपको रिपोर्ट सबमिट की जाती है। उसमें से 3 आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK यानी सोडियम, पोटेशियम और ये नाइट्रोजन, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाकी आपके pH वैल्यू हुआ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे जिंक, बोरॉन, ये सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आपसे एग्जाम में हो सकते हैं कि जो 12 न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से कौन शामिल होता है। कुछ फेमस मैं बता देता हूँ वो शामिल होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे तो उनको लेके कंफ्यूज होंगे। जैसे आपके कॉपर शामिल होता है इन 12 न्यूट्रिएंट्स में, उसके अलावा बोरॉन भी शामिल होता है, pH भी शामिल होता है, यानी कि सॉल्टिक है या फिर एसिडिक है आपकी सॉइल। उसके अलावा एक EC करके है, ये भी शामिल होता है। ये पैरामीटर भी चेक किया जाता है। EC मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेक की जाती है इन 12 न्यूट्रिएंट्स में, जो कि आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये सिर्फ याद रखिए, एग्जाम में अगर आप भटकेंगे तो इन्हीं में भटकेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड आपका टोटल 21 लैंग्वेजेस में जानकारी प्रोवाइड करता है। इस बार टारगेट रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में यानी 2025 तक 4 लाख गाँवों को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में कवर करना है। और जो आपका पिछले 5 वर्ष में सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं उसमें लगभग 700 करोड़ का खर्चा आया है, गवर्नमेंट ने यही बताया है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, आपको पता है हम पढ़ा भी चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 2017 में इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में इसने बताया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से फ़ायदा क्या हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो क्रॉप की यील्ड है वो 5 to 6% बढ़ गई है सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ करने से, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है उसमें 8 to 10% की कमी आई है। तो ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एनालिसिस है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो सैंपल होता है सॉइल का वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। इरिगेटेड एरियाज में
2.5 हेक्टेयर की ग्रिड में सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और जो नॉन इरिगेटेड एरियाज होते हैं या फिर रेनफेड एरियाज होते हैं उसमें 10 हेक्टेयर की ग्रिड में सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। और याद रखिएगा, वर्ष में 2 बार प्रत्येक वर्ष सॉइल सैंपलिंग की जाती है, एक रबी और दूसरा खरीफ। इन दोनों के आफ्टर हार्वेस्टिंग ही सॉइल सैंपल लिए जाते हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो 2 वर्ष में सॉइल कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने 3 वर्ष बता दिए थे, और अभी भी सॉइल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पे 3 वर्ष ही पड़ा है। कई बार मेरी मिस्टेक नहीं होती है, मुझे सोर्स ही गलत मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 इमरजेंसी फंड ये किस रीजनल ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था? तो कोविड-19 इमरजेंसी फंड को सार्क द्वारा स्थापित किया गया था। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके द्वारा कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किया गया था। पर्पस था जितने भी सार्क ग्रुप के मेंबर कंट्री हैं उन सबको कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी और फिनांस के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करना। इंडिया ने इस कोविड-19 इमरजेंसी फंड में टोटल $10 मिलियन, कितना, $10 मिलियन का असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। देखिए, ये जो कोविड-19 इमरजेंसी फंड है इसको WHO के कोविड-19 सॉलिडेरिटी फंड से कंफ्यूज मत करिएगा। WHO का एक फंड है कोविड-19 सॉलिडेरिटी फंड, तो आप इतना याद रखिएगा। सार्क में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 8 कंट्रीज हैं सार्क में। जो आपका बिम्स्टेक है उससे थाईलैंड और म्यांमार को माइनस कर दीजिए, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव को ऐड कर दीजिए, तो आपका सार्क बन जाएगा। देखिए, इंडिया ने सार्क मीटिंग के दौरान एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस पोर्टल भी सेटअप किया था। तो आप याद रखिएगा, जो सार्क मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए इंडिया ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस पोर्टल भी लॉन्च किया था निगरानी पर्पस के लिए। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका में सार्क का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णराज सागर डैम ये किस रिवर पर स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, कृष्णराज सागर डैम ये कावेरी पर स्थित है। किस स्टेट में है? तो कर्नाटक में है आपका कृष्णराज सागर डैम। इस जो ये कर्नाटक में कृष्णराज सागर डैम है, इससे 2 राज्यों को फायदा होता है। पहला, कर्नाटक को तो फायदा होता ही है, कर्नाटक के मांड्या और मैसूर डिस्ट्रिक्ट को फायदा होता है, और दूसरा होता है तमिलनाडु को फायदा होता है कृष्णराज सागर डैम से। देखिए, इस डैम की खासियत ये है कि 1932 में इसको 2 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देने के लिए, सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। अब इसकी हाइट बढ़ाने की बात चल रही है, इसलिए चर्चा में था। तो मैसूर और मांड्या डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटक के पानी देने के लिए, उस समय मैसूर जो है आपका 1932 में मैसूर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उस समय एक साम्राज्य था मैसूर। तो उसके जो साम्राज्य के राजा थे, नाम था उनका कृष्णराज वडियार 4। उन्हीं के नाम पे ये आपका कृष्णराज सागर डैम रखा गया है। कावेरी रिवर पर है और कर्नाटक में स्थित है। 2 राज्यों को इससे फायदा होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक। आप इतना याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।